हाय एवरीवन। तो आज हमारे सामने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका एक क्लासिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन को डिस्क्राइब करता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम स्क्रैच कि मुझे अगर कॉन्सेप्ट आता होता है वर्क पावर एनर्जी का या नहीं आता होता तो मैं कैसे अप्रोच करता है इस क्वेश्चन को ना। मैं ऐसे समझाऊंगा इस क्वेश्चन को आज, बिकॉज मैंने भी ट्राई नहीं किया है पहले, और मैं इसको कैसे अप्रोच करता अगर मेरे एडवांस में आता है ये। जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं ना, लाइक जिनको ये इसमें डिफ़िकल्टी होती है कि मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करूँ, एक अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं या फिर क्या सोचते हैं, ठीक है, वही सेम मैं उनको एक तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा और मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँगा कैसे क्या सोचूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बचपन में हम खेलते भी थे, ऐसा एक गेम होता था ना कि दो बॉडी है, उसके बीच में कोई स्प्रिंग है, उसको ऊपर से गिरा दिया। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन है, मस्त मस्त बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए और बी जो है दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको बीच में स्प्रिंग से अटैच कर दिया है और एक पर्टिकुलर हाइट एच पर बी और ए दोनों को सिस्टम को रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू ज़ीरो, एट टी इक्वल टू ज़ीरो ये सिस्टम जो है रिलीज़ हो गया है। ठीक है, अब रिलीज़ होगा तो डेफिनेटली दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो दोनों नीचे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ने पूछा है जब किसी टाइम पर बी जो होगा वो इस ग्राउंड से कोलाइड करेगा। ठीक है, कोलाइड डेफिनेटली करेगा, तो जो कोलिजन है दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन इसका मतलब नहीं पता, उसका मतलब है कि बी जो है ग्राउंड से कोलाइड करने के बाद स्टिक कर जाएगा इस ग्राउंड या अर्थ पर ही। ठीक है, तो इनके बीच में जो ई है, ई इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि इन इलास्टिक कोलिजन को। सो ठीक है, तो मैं एक बार पिक्चर बनाता हूँ कि जब बी स्टिक कर गया ग्राउंड में तो क्या रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा ना उसको बहुत छोटा नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, स्टिक कर गया तो हमें बताना है, ठीक है, हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, स्टिक कर जाएगा। ठीक है, तो लाइक क्वेश्चन में पूछा है कि क्या किस मिनिमम हाइट से हम ये पूरे सिस्टम को, ए और बी वाले जो सिस्टम है दोनों बॉक्स को, किस मिनिमम हाइट से रिलीज़ करें सो दैट कि बी जो है वो कभी ग्राउंड से उठ ही ना पाए या फिर जस्ट उठ पाए या फिर जो नॉर्मल होगा। अब इसको मैं थोड़ा मैथमेटिकली एक्सप्रेस से कर रहा हूँ, फिजिकली इसका मीनिंग क्या है, कभी उठ ना पाएगा मतलब जो बी और ग्राउंड के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कभी ज़ीरो हमेशा नहीं, जस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो ही हो पाए। ठीक है, तो किस मिनिमम हाइट के लिए, किस मिनिमम हाइट से हम रिलीज़ करें। ठीक है, मिनिमम क्यों बोला है, क्योंकि नीचे और ज़्यादा नीचे होगा, लाइक हाइट अगर मैं एच बाई टू से रिलीज़ करता बी को तो डेफिनेटली वो स्टिक ही कर जाता, और एच से ऊपर मैं अगर ले जाऊंगा हाइट को तो वो उठना शुरू कर देगा। तो ये एक मिनिमम हाइट है एच कि इससे नीचे, इससे ऊपर तो हमेशा वो मूव ही करेगा ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, करते कैलकुलेट। तो यार अब मेरे को समझ में आया कि ठीक है, मिनिमम हाइट पूछी है और जो बी है वो उस पर टच फोर्स जो है ग्राउंड का कॉन्टैक्ट फोर्स वो ज़ीरो हो जाना चाहिए, लाइक ज़ीरो नहीं होना चाहिए कभी, और जस्ट जस्ट ऐसे पॉइंट पे ज़ीरो हो जाए बस कि उसके बाद से कभी ज़ीरो होगी ना। ठीक है, तो मैंने सोचा यार मैं बी को पहले एनालाइज करता हूँ कि बी पे फोर्सेस क्या लग रहे होंगे किसी भी टाइम टी पर। अगर मैंने वो एनालाइज कर लिया तो फिर मैं बता सकता हूँ कि एन जब टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो होगा तो क्या नेचर होना चाहिए अदर फोर्सेस का। ठीक है, तो स्टेट अवे मैंने बी का एफ बना दिया। तो फिर किसी भी टाइम टी पर, टी टाइम पर बी पर हमेशा होगा, बी पर हमेशा उसकी वजह से एम लग रहा होगा उसकी वेट की वजह से। ठीक है, इधर एन लग रहा होगा एंड ऑल्सो एडिशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी जस्ट टकराएगा ग्राउंड से तब कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा, बिकॉज दोनों ही ए और बी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। ठीक है, ये पॉइंट समझ रहे हो कि सपोज दिस इज टी इक्वल टू ज़ीरो, जब कोलिजन हुआ तो मैं उसको टी इक्वल टू टी वन बोल रहा हूँ। ड्यूरेशन बिटवीन टी इक्वल टू ज़ीरो एंड टी इक्वल टू टी वन कोई भी स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज ए और बी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज़ीरो रहेगी हमेशा। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग की रिलेटिव, दोनों ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जब बी स्टिक कर गया तो बी की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, ए की वेलोसिटी कुछ होगी उस टाइम पर,
2 होगी, निकाल सकते हैं काइनेमेटिक्स से। अब उसकी वजह से स्प्रिंग में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि अब स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो रही है, तो वो ए को पुश करेगी ऊपर और बी को नीचे पुश करेगी। तो स्टार्टिंग में के एक्स जो होगा स्प्रिंग क्या फोर्स का, वो डाउनवर्ड्स लग रहा होगा। उसको मैं ग्रीन पेन से प्रेजेंट करता हूँ, ये हो रहा के एक्स नीचे लग रहा होगा, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एन जो है वो, क्योंकि बी हमेशा रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में है, तो के एक्स प्लस एम जी के बराबर है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है अब यहाँ से समझते हैं, ठीक है। यह नेचर मेरे को समझ में आया। अब थोड़ा और एनालाइज करते हैं, अपने आप को पिक्चर करने की कोशिश करते हैं कि प्रोसेस में और क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो ए जो होगा वो नीचे जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा अब इसको सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए नीचे जा रहा होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम मतलब कंप्रेशन आ रहा होगा स्प्रिंग में, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंप्रेशन पर जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग के अंदर, राइट, ऐसा तो नहीं ना स्प्रिंग ए जो है टकरा जाएगा बी से, नहीं, एक मैक्सिमम लिमिट होती है ना स्प्रिंग की कंप्रेस होने की, उसी लिमिट तक कंप्रेस हो पाएगा। सपोज वो रीच कर लिया, ठीक है। उस टाइम पर जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, ये मैक्सिमम लगता है, राइट। तो जो के एक्स होगा उस टाइम पे डाउनवर्ड्स मैक्सिमम लग रहा होगा, जिसकी वजह से एन जो है मैक्सिमम होगा। नॉर्मल अलजेब्रा, कि एक्स मैक्सिमम है और एम जी कॉन्स्टेंट है तो एन मैक्सिमम होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये समझना है। हमें निकालना है कि एन जो होगा वो जस्ट ज़ीरो हो जाए या फिर कभी ज़ीरो ना हो, ठीक है। तो बेसिकली एन की जो मिनिमम वैल्यू है अगर वो जस्ट ज़ीरो हो जाए एक मिनिमम हाइट पर, तो जो मिनिमम वैल्यू है एन की वो जस्ट ज़ीरो हो जाए, तो हम लाइक कर सकते हो, हम लाइक जो हमने हाइट से जिस हाइट से रिलीज़ किया है बॉक्स को वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अभी तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम कब आएगी समझते हैं, ठीक है। जब मिनिमम, अब जैसे ना मैथमेटिकली मैं सोच रहा हूँ कि मिनिमम कब आएगी, ठीक है, राइट। अब इसको फिजिक्स से सिंक करने के लिए ट्राई करो, ए और बी को देखो और वहाँ से एनालाइज करो कि मिनिमम क्यों आएगी, ठीक है। तो ए जो होगा उसका कुछ मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आएगा। फिर स्प्रिंग फोर्स तो अपवर्ड्स लग रहा था ए पर, बी पर नीचे लग रहा था, तो अब ए ऊपर जाना चाहेगा, ठीक है। तो अब ए ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन आने के बाद जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो अभी भी स्प्रिंग फोर्स ए पर ऊपर ही लग रहा है और बी पर नीचे ही लग रहा है, ठीक है। अभी अब एन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, बिकॉज कि एक्स जो है, एक्स जो है कंप्रेशन वो कम होना शुरू हो गया है, राइट, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ पे जा रही है। तो एन जो है जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जब के एक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा स्प्रिंग का, बेसिकली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर आ गई, और उस टाइम पर हमें पता है कि एक ही जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी अपवर्ड्स, राइट, बिकॉज लेकिन अभी अभी ए जो है वो अभी भी रेस्ट में नहीं है ना। ए जो है रेस्ट में, अभी भी रेस्ट में नहीं है, तो वो ऊपर और जाएगा। अब जब ये ऊपर जा रहा होगा तो स्प्रिंग जो होगी वो एलोंगेट करेगी, स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो वो अपनी नेचुरल लेंथ पर आना चाहेगी, लाइक नेचुरल टेंडेंसी। तो वो ए पे नीचे फोर्स लगाएगी के एक्स, और बी पे कहाँ लगाएगी इस बार, अपवर्ड्स, राइट। तो अब जब बी पर अपवर्ड्स लग रहा होगा तो ये इक्वेशन जो है, बिकॉज ए अभी भी रेस्ट में नहीं है, ए इंक्रीज ऊपर जा ही रहा है, तो जो के एक्स है वो बढ़ रहा होगा, ठीक है, माइनस साइन के साथ बढ़ रहा है। तो जो एन है वो अब डिक्रीज हो रहा है, राइट, है ना। ये जो है बढ़ रहा है वैल्यू, माइनस साइन के साथ बढ़ रही है, तो एन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब एन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब इस माइनस के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाएगी, राइट। एम जी माइनस के एक्स जो होगा, मतलब माइनस के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू रीच कब होगी, जब स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, ठीक है। तो इसको ऐसा समझे, तो ये ए जाता रहेगा एक मैक्सिमम लिमिट तक ही जाएगा, जहाँ पर ही फिर से रेस्ट में आ जाएगा और नीचे आना चाह रहेगा। तो इस ये होगी सपोज मैक्सिमम लेंथ, इसको बोलता हूँ एक्स डैश, ठीक है। एक्स डैश है एलोंगेशन स्प्रिंग के अंदर जब वो मैक्सिमम लेंथ पर है अपनी, ठीक है। तो उस टाइम पर टी इक्वल टू टी मैक्सिमम एलोंगेशन एन विल बी माइनस के एक्स डैश प्लस ये मिनिमम वैल्यू है एन की, दिस इज मिनिमम वैल्यू
ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको ज़ीरो अगर हम कर दें, ठीक है, तो हमें वो हाइट आ जाएगी कि जस्ट मिनिमम पे ही ज़ीरो हो रही है। इतनी मैक्सिमम, इतनी मिनिमम हाइट से हमें रिलीज़ करना है कि जस्ट स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन है। अगर जस्ट उस टाइम पे n इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये है ना कि कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज सब मैक्सिमम एलोंगेशन भी ज़ीरो हो रहा है। उसके बाद फिर नीचे आएगा तो स्प्रिंग एंड फिर से इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जब लिमिट निकालनी है उसके लिए हमें एंड को मैक्सिमम एलोंगेशन पर टेंड्स टू ज़ीरो करना होगा। बस यही क्वेश्चन में खास बात थी। एक पॉइंट और है क्वेश्चन में, ठीक है, कि एक तो ये फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट कॉन्सेप्शुअल पॉइंट था कि मैक्सिमम एलोंगेशन पर हमें एन को ज़ीरो करना होगा, राइट। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो कि एक्स डैश जो है वह एम जी के इक्वल आ गया। तो एक्स डैश इज़ एम, यहाँ पर मैं लाइक थोड़ा सा प्रिसाइज या फिर रिप्रेजेंटेशन से थोड़ी गड़बड़ हो गया। या एम जो है ना वो हम बी के ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह ना एम को ए लिख लेना। नहीं सॉरी, ये जो एम है वो बी मास की बात कर रहे हैं ना। हम बी पर फोर्स की डायनेमिक्स लगा रहे थे, फोर्स हम एनालाइज कर रहे थे। तो दिस इज एम बी जी ओवर के, दिस इज़ माई एक्स डैश, मतलब मैक्सिमम एलोंगेशन, ठीक है। मैक्सिमम एलोंगेशन आ गई, हमें कैलकुलेट क्या करना है, एच, ठीक है। अब क्या करें, समझ में आता है यार, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट हमें कैलकुलेट तो एच करना था। तो क्या अब क्या सोच सकते हैं, या फिर क्या हम, हमारा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, लाइक जो जो बच्चा सॉल्व कर रहा होगा वो क्या सोचेगा कि मेरे को यार अब क्या कैलकुलेट करना है या क्या एनालाइज करूँ मैं फिज़िकली, जिसकी वजह से मैं और समझ सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है। ये सोचते हैं। अब हम सोचते हैं यार हमने बी को एनालाइज किया, अब एक बार ए को एनालाइज करें, ठीक है, ए को एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या, ए को एनालाइज करके मैं क्या करूँगा, मैंने सोचा यार ए को जो एनालाइज अगर हम करें ना, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ए है वो भी कुछ हाइट से रिलीज़ हुआ है और वो मैक्सिमम एलोंगेशन तक गया है। तो मैं अगर ए में लाइक ए के एनर्जीज़ को एनालाइज करूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे एच कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको इस स्टेप पर आने के लिए सोचो कि मुझे क्या कैलकुलेट करना था, मुझे एच मिनिमम कैलकुलेट करना था, ठीक है। एच मिनिमम जो होगा वो इस कंडीशन पे आएगा कि जब ये वाला जो पार्ट है एन जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम एलोंगेशन पर, ठीक है। तो एच हमें कैलकुलेट करना है, मुझे ये कैलकुलेट करना था, ठीक है। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये कहाँ आता है, एच मिनिमम की वैल्यू या फिर एच मिनिमम की सिग्निफिकेंस कहाँ आती है। तो मैंने देखा यार ए को मैं एनालाइज करूँ, बिकॉज ए भी कुछ हाइट से रिलीज़ हुआ है, एच प्लस स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से रिलीज़ हुआ है ए। तो मैं अगर ए को समझूँ और ए जो है मैक्सिमम एलोंगेशन तक गया है स्प्रिंग की, ठीक है। तो यार मैंने सोचा यार कि ए के पोटेंशियल एनर्जीज जो हैं उसमें एच आ जाएगा, ठीक है, सही बात है, आएगा। मैंने सोचा यार एक बार मैं ए के एनर्जीज एनालाइज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा ठीक है देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। तो ए स्टार्टिंग में जो था वो कुछ एल प्लस एच पे था हाइट पर। एल जो है वो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, ठीक है, एट टी इक्वल टू ज़ीरो। वो नीचे आया, कोलिजन हुआ, बी का कोलिजन हुआ, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया, नीचे मैक्स कंप्रेशन तक आया, मैक्सिमम कंप्रेशन सब, तो ए यहाँ तक गया। अब इस वक्त स्प्रिंग में एल प्लस एक्स डैश मैक्सिमम कंप्रेशन है, ठीक है। तो मैंने सोचा यार ए के अगर मैं इनिशियल टी इक्वल टू ज़ीरो और टी इक्वल टू टी फाइनल पर एनर्जीज़ को एनालाइज करूँ तो मैं शायद एच कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिकॉज एच यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मैं एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कैलकुलेशन के लिए, मैंने देखा एच की वैल्यू यहीं पर आ रही है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सोचा यार एक चीज़ और सोची मैंने कि यार मैं बी को कंसिडर क्यों नहीं कर रहा, मैं एनर्जीज़ कंजर्व करता हूँ या फिर एनर्जी कंजर्वेशन कुछ चीज़ मैंने पढ़ी है, वो मैं अगर अप्लाई करूँ तो मैं बी पर क्यों नहीं कंसिडर कर रहा, मैं सिर्फ ए को कंसिडर क्यों कर रहा हूँ। मैंने सोचा फिर कि अगर मैं ए और बी दोनों को सिस्टम कंसिडर करूं और क्या मैं इसकी एनर्जी इनिशियल और एनर्जी फाइनल लगा दूं। मैंने सोचा यार लगा तो सकते हैं, बिकॉज इनिशियल जब एनर्जी लिखेंगे बी की तो उसमें भी कुछ एच आएगा, एच की वैल्यू आएगी, हाइट आएगी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और फाइनल एनर्जी जो होगी बी की वो ज़ीरो ही होगी, बिकॉज काइनेटिक ज़ीरो पोटेंशियल ज़ीरो, तो एडिशनल टर्म्स आएंगे।
तो फिर मैंने सोचा यार ठीक है, मैंने एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था, बट मैंने सोचा यार क्या ये सही है? लाइक अब ऐसे पॉइंट पर समझने का ट्राई करो कि एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है, ठीक है? तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन नहीं हो रहा या फिर किसी चीज़ की वजह से एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तब हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है? बट मैंने देखा यार बी पर ना, बी तो अर्थ से कोलाइड कर रहा है, और अगर अर्थ से कोलाइड कर रहा है तो कुछ एनर्जी होगी ना जो बी की रिलीज हो जाएगी, लाइक साउंड, हीट, कुछ भी फॉर्म में। इवन बी जो एक्चुअली वो स्टिक कर गया ना अर्थ से, तो स्टिक ऐसी होता है कि कुछ हीट एनर्जी निकलती है, स्टिक का फिनोमेना अलग होता है। इलास्टिक कोलिजन जो होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि कुछ हीट एनर्जी निकलती है बी को, और हीट एनर्जी बोल रहा हूँ, कुछ एनर्जी है वो बी को मेल्ट कर देती है और फिर अर्थ से स्टिक हो गया, ठीक है? तो कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है। मैंने सोचा यार बी की एनर्जी में लॉस तो हुआ है, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकता बी के केस में, राइट? मैंने सोचा ठीक है, सही बात तो है। और अब मैंने सोचा कि मैथमेटिकली या मैं लॉजिकली क्या समझूँ इसको, वह समझ सकते हैं कि एक इम्पल्सिव फोर्स लगा है बी पर, कॉन्टैक्ट का, अर्थ से कॉन्टैक्ट का, जब वो कोलाइड किया है, तो मैं उसकी वजह से ऑन नहीं लगा सकता। जो एक्सटर्नल फोर्स है ना ए और बी पर, एक ए और बी अगर मैं सिस्टम ले लूँ तो उस पर एक एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स लगाया अर्थ की वजह से, और अगर यहाँ रॉड ए जो स्प्रिंग है वो इम्पल्स को ट्रांसफ़र नहीं करती, तो ए पर इफेक्ट नहीं आएगा उसका। तो एक हम बोल सकते हैं कि ए पर कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं लगा। तो मुझे ये बात तो समझ में आ गया कि मैं एनर्जी ए इनिशियल और एनर्जी ए फाइनल ये इक्वेट कर सकता हूँ। ये तो मेरे को समझ में आ गया। मैं ये नहीं कर सकता बट ए प्लस बी इनिशियल, ए प्लस बी फाइनल, दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। बिकॉज इम्पल्सिव फोर्स लग गया ग्राउंड का बी पर, ठीक है? एक एक्सटेंशन है इस प्रॉब्लम को, ऐसे ऐसे और समझ सकते हैं कि अगर स्प्रिंग नहीं होती और रॉड होती, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर रिजिड रॉड होती और ऐसे रिलीज करते, इस केस में ना ए पे भी नहीं लगाते, बिकॉज जो बी का इम्पल्स था वो अब रॉड में ट्रांसफ़र होगा और रॉड की वजह से ए में ट्रांसफ़र होगा, तो ना चीज़ें गड़बड़ हो जाती। तो ये पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है, लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, समझने का, कि सिर्फ ए पर एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, बस फिर तो क्या ये हो गया क्वेश्चन। अब तो सोचना ही नहीं है, मतलब हो ही गया, सिर्फ एक क्वेश्चन लिखनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इनिशियल एनर्जी में अगर देखूँ इस डायग्राम से ए के लिए, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी ए में। और जब मैं बात कर रहा हूँ ना ए सिस्टम, ए प्लस स्प्रिंग कंसिडर कर रहा हूँ मैं हमेशा। स्प्रिंग जो है ना वो मासलेस है, तो उसकी सिर्फ स्प्रिंग एनर्जी कंसिडर करेंगे। जब मैं लग रहा हूँ ना ई ए इनिशियल, तो इन दोनों में स्प्रिंग ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है मैंने ना, एक्सटर्नल लिख नहीं रहा हूँ मैं उसको, ठीक है? तो फिर किया मास ऑफ ए एम जी एल प्लस एच, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में एनर्जी ज़ीरो थी, काइनेटिक एनर्जी ए की ज़ीरो थी, फाइनल जो होगा एम ए जी एल प्लस एक्स डैश, मैक्सिमम एलोंगेशन, प्लस स्प्रिंग में एनर्जी एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है? ये मेरे को कैलकुलेट करना था। एम जी एल कट जाएगा, एम ए जो है गिवन, लोग मैं गिवन कंडीशन यूज़ नहीं करेगी, एम ए जी एच माइनस एक्स डैश हाफ के एक्स डैश स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 1 आ गई मेरे पास। ऊपर मैंने डायनेमिक्स से समझ के ये इक्वेशन निकाली हुई थी, मैं इसको पुट कर देता हूँ। तो एम ए जी एच माइनस एक्स डैश हाफ के एक्स जो होगा वो के एक्स डैश हो गया, तो वो कितना, एम बी जी एक्स डैश। तो एच कैलकुलेट करना था मेरे को, तो एच जो होगा वो होगा, एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 2 × 20 प्लस 20/40 अपॉन 20, एक्स डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स डैश की वैल्यू जो है वो हो जाएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट भी 40 गिवन था, तो एम बी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से कैलकुलेट हमें कल कैलकुलेट करके, ठीक है? तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है? 2 पॉइंट्स थे क्वेश्चन के, कि मैक्सिमम इलोंगेशन पर जो होगा वो एन मिनिमम होगा और उस टाइम पे एन को 0 करना है। तो ये पहला पॉइंट, दिस इज़ माय फर्स्ट कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट विल बी एनर्जी ऑफ ई ए की जो बॉडी है ए ऑफ स्प्रिंग बोल देते हैं, ये सिस्टम की ही एनर्जी कंजर्व रहेगी, ए प्लस स्प्रिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, बी को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है बी पर। तो ये था हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये जो दो की पॉइंट्स हैं इसकी वजह से आंसर आ सकता है अगर अच्छे से अप्लाई नहीं किया, ठीक है। कि हमने की एक्स डैश को जब ज़ीरो कर दिया जब नेचुरल लेंथ पे थी स्प्रिंग, तो एन को जब ज़ीरो कर दिया है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी ऊपर और जाएगी उसके बाद भी ज़ीरो कटिए। आई थिंक आंसर आ गया, आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आ गया, ठीक है। अगर किसी को इशू है तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, कोई और अच्छा क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं, ठीक है। बाय बाय।